सोचें, एक ऐसा उनसुर जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे, एक ऐसी चीज़ जो जिंदगी भी दे सकती है और पल भर में सब कुछ ख़त्म भी कर सकती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी पुरअसरार उनसुर यूरेनियम की। चलें, वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख है 6 अगस्त 1945। जगह जापान का शहर हिरोशिमा। अचानक एक धमाका होता है और सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त में 80,000 लोग मारे जाते हैं। मीलों तक फैला शहर राख का ढेर बन जाता है। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार एटमी ताकत की होलनाकी देखी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी नाकाबिले यकीन तबाही की वजह क्या थी? वो कौन सी ताकत थी जिसने पलक झपकते ही एक हंसते बसते शहर को सफाए हस्ती से मिटा दिया? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में है, यूरेनियम। लेकिन असल हैरानकुन बात तो कुछ और है। लिटिल बॉय नामी इस बम में जितना भी यूरेनियम था, उसमें से सिर्फ 1.38% ही असल में इस्तेमाल हुआ था। जरा सोचें, 1.5% से भी कम ने इतनी तबाही मचाई, तो फिर इस उनसर में कितनी ताकत छुपी होगी? अच्छा, इस तबाहकुन ताकत तक पहुंचने से पहले इसकी एक पूरी तारीख है, एक लंबा साइंसी सफ़र है। तो चलें, इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये उनसर कैसे दरियाफ्त हुआ और इसके राज कैसे दुनिया पर खोले। तो सबसे पहले ये यूरेनियम आखिर है क्या भला? बुनियादी तौर पर ये एक बहुत ही सख्त और भारी धात है। रंग इसका चांदी जैसा सुरमई होता है और केमिस्ट्री की जुबान में इसका एटमी नंबर है 92। इसको सबसे पहले 1789 में एक जर्मन साइंसदान मार्टिन क्लाप्रॉथ ने दरियाफ्त किया था। और एक मज़े की बात, इसका नाम उस वक्त के नए दरियाफ्तशुदा सियारे यूरेनस पर रखा गया था। ये सफ़र किसी एक साइंसदान का नहीं था, बल्कि कई नस्लें लग गईं इसके राज जानने में। देखें, क्लाप्रॉथ की दरियाफ्त के तकरीबन 100 साल बाद 1896 में हेनरी बेकरोल को पता चला कि यूरेनियम से कुछ पुरअसरार शुआएं निकलती हैं। फिर मैदान में आई मैरी और पियरी क्यूरी, जिन्होंने इस काम को और आगे बढ़ाया। लेकिन असल ब्रेक थ्रू मिला 1938 में, जब ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने पहली बार यूरेनियम के एटम को कामयाबी से तोड़ा। और फिर 1942 में एनरिको फर्मी ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर गोया इस जिन को बोतल में बंद करने का तरीका ढूंढ ही लिया। तो ठीक है, ये सब तो तारीख हो गई, लेकिन असल सवाल वहीं का वहीं है कि भाई यूरेनियम के एटम में आखिर ऐसा क्या खास है? इतनी ताकत आती कहाँ से है? इसका जवाब 2 चीज़ों में है, आइसोटोप्स और फिशन। चलें, पहले आइसोटोप्स को समझते हैं, है ना? ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको यूं समझें कि एक ही उनसर के, कह लें कि कज़न्स होते हैं। उन सब में प्रोटॉन्स की तादाद तो एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। बस इसी फ़र्क की वजह से उनकी खुसूसियात भी थोड़ी अलग हो जाती हैं। कुदरती तौर पर जो यूरेनियम हमें मिलता है ना, उसमें ज़्यादातर 3 तरह के आइसोटॉप्स होते हैं, U238, U235 और U234। अब इनमें से U238 तो बहुत आम है, लेकिन हमारे काम का नहीं है। असल हीरो जो है ना, वो है U235। ये बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है, लेकिन यही वो आइसोटोप है जिसे तोड़ा जा सकता है, जिसे साइंसदान कहते हैं फिसाइल। और यही वो चीज़ है जो न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम दोनों की बुनियाद है। अच्छा, तो ये U235 काम कैसे करता है? इस जादू को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। होता कुछ यूं है कि एक छोटा सा न्यूट्रॉन आता है और U235 के एटम से टकराता है। बूम! एटम 2 हिस्सों में टूट जाता है और साथ में निकलती है बहुत सारी तवानाई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस टूटने के अमल में 2 से 3 नए न्यूट्रॉन भी आज़ाद होते हैं। और ये नए न्यूट्रॉन क्या करते हैं? जी हाँ, ये जाकर दूसरे एटमों से टकराते हैं और इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जो खुद ब खुद आगे बढ़ता रहता है। और यही चेन रिएक्शन, यही वो चीज़ है जो यूरेनियम को एक 2-धारी तलवार बना देती है। अगर हम इस रिएक्शन को काबू में रखें तो ये हमारे लिए बिजली बना सकता है, और अगर इसे बेकाबू छोड़ दिया जाए तो फिर वही होता है जो हिरोशिमा में हुआ था। तो सारा खेल सिर्फ एक लफ्ज़ का है, कंट्रोल। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इस चेन रिएक्शन को बहुत एहतियात से, बहुत नपे तले अंदाज में चलाया जाता है। इससे जो गर्मी पैदा होती है, उससे हम भाप बनाकर टरबाइन घुमाते हैं और बिजली हासिल कर लेते हैं, साफ सुथरी बिजली। दूसरी तरफ एक एटम बम में इसी रिएक्शन को जानबूझकर खुला छोड़ दिया जाता है,
تاکہ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنی پوری طاقت دکھا دے، اور نتیجہ مکمل تباہی۔ اچھا، اب ذرا اس کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک چھوٹا سا موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ 1 ٹن یورینیم میں کتنی توانائی چھپی ہے۔ یہ اعداد و شمار دیکھ کر واقعی دماغ گھوم جاتا ہے۔ صرف 1 ٹن یورینیم، صرف 1 ٹن، اس سے 4 کروڑ کلو واٹ گھنٹہ بجلی بن سکتی ہے۔ اب اتنی ہی بجلی کے لیے ہمیں کتنا کوئلہ چاہیے؟ 16,000 ٹن، اور تیل 80,000 بیرل۔ کہاں 1 ٹن اور کہاں ہزاروں ٹن۔ یہ فرق ہی یورینیم کی اصل طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی طاقتور چیز ہے تو ظاہر ہے یہ سوال بھی ہوگا کہ یہ ملتی کہاں سے ہے۔ تو چلیں دنیا کے نقشے پر دیکھتے ہیں کہ یورینیم کے خزانے کہاں کہاں ہیں۔ تو سب سے بڑا حصہ ہے آسٹریلیا کے پاس، تقریباً 30%۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے قزاقستان کا، جس کے پاس 14% ذخائر ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا تقریباً آدھا یورینیم تو بس انہی 2 ملکوں میں موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ ہے۔ ذخائر ہونا ایک بات ہے اور زمین سے اسے نکال کر بیچنا بالکل دوسری۔ اور اس دوڑ میں قزاقستان سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد کینیڈا اور پھر آسٹریلیا کا نمبر آتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف زمین کے نیچے کیا ہے یہ اہم نہیں، بلکہ معاشی اور سیاسی حالات بھی بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس کی صلاحیت کتنی ہے؟ ایک اندازے کے مطابق زمین اور سمندر میں اتنا یورینیم موجود ہے کہ دنیا کی بجلی کی جو ضروریات ہیں نا، وہ کئی صدیوں تک پوری کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے ایک طویل مدتی توانائی کے ذریعے کے طور پر۔ تو کہانی وہیں آ کر ختم ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ایک ہی عنصر جو ہمارا مستقبل بنا بھی سکتا ہے اور مٹا بھی سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کا استعمال مکمل طور پر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اس ناقابل یقین قوت کو تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا تعمیر کے لیے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔